फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि माँ को न पढ़ती है, यह किसका विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नीरा है ये क्या कर रही है, माँ को न पढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो डिसलेक्सिया वाला बच्चा होता है, जो पठन वैफल्य वाला बच्चा होता है ना, इसको क्या होता है, चीज़ों को पढ़ने में दिक्कत आती है। जैसे जो बच्चा होगा ये 12 को 21 पढ़ सकता है, ठीक है, 21 पढ़ सकता है। इसके अलावा वाज को सा पढ़ सकता है। इस बच्चे को मिरर इमेज एक तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर बच्चा होता है ये बी को डी पढ़ सकता है ना। तो जो लेटर होते हैं ये बच्चे को रिवर्स दिखाई देते हैं। कौन से बच्चे को, पठन वैफल्य वाले बच्चे को, डिसलेक्सिया वाले बच्चे को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बच्चे को यहाँ पर क्या है, जो नीरा है उसको यहाँ पर क्या है, डिसलेक्सिया है। ठीक है, पठन वैकल्य है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें स्वालीनता, ऑटिज्म की बात करें, तो ये क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है बार बार किसी चीज़ को रिपीट करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, और इसको यहाँ पर किस चीज़ में दिक्कत आती है, सामाजिक संप्रेषण में दिक्कत आती है। ठीक है, बच्चा सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है समाज में, तो यहाँ पर इसकी बात तो हो नहीं रही है। अधिगम असहायपन, इसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, लेखन वैफल्य, डिस्ग्राफिया क्या होता है, इसमें बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है। ठीक है, बच्चा सही तरीके से चीज़ों को लिख नहीं पाता, और जो इस बच्चे की राइटिंग होती है वो पढ़ने योग्य नहीं होती, इलिजिबल राइटिंग होती है ना। तो ये होगी बात आपके डिस्ग्राफिया की, है ना। तो इसके बारे में भी हमसे यहाँ पर नहीं पूछ रखा था, हमसे यहाँ पर ये पूछ रखा था कि जो बच्चा है वो यहाँ पर माँ को न पढ़ रहा है, यानी बच्चे को क्या है, डिसलेक्सिया है, पठन वैफल्य है। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, इस तरीके के बच्चे के सामने जो चीज़ें प्रस्तुत होती हैं, यानी बच्चे को जो लेटर होते हैं वो उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं, रिवर्स दिखाई देते हैं, है ना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा विचारों की हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। देखिए, जब भी बच्चा जो है अपने विचारों को नए तरीके से पेश करे, ठीक है, कुछ क्रिएट करे, कुछ नया करे, कुछ कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है, तो वहाँ पर किसकी बात होगी, रचनात्मक सोच की बात होगी। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है वो क्या करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, अपसारी चिंतन करेगा। क्योंकि जो अपसारी चिंतन होता है इसमें जो बच्चा होता है वो मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाता है, अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोच पाता है, कुछ नया डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रचनात्मकता। ठीक है, जो प्रेम है उसके अंदर कौन सी विशेषता पाई जाएगी, रचनात्मकता की, क्रिएटिविटी की, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम असहायपन की यहाँ पर बात नहीं हुई है, आत्मकेंद्रिता की भी बात नहीं हुई है। ठीक है, ये सारे वर्ड मैं आप लोग को जब यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे तो उसके साथ में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों के लिए शर्मनाक और अपमानजनक नहीं। देखिए, जब बच्चा फेल होता है, जब बच्चा असफल होता है, ठीक है, तो इसमें सिस्टम की गलती होती है। ठीक है, बच्चा तो सीखने के लिए क्यूरियस होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, सिस्टम ही कहीं ना कहीं बच्चे के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, या फिर बच्चा वहाँ पर सीखने के लिए स्वतंत्रता महसूस नहीं करता है, इसलिए बच्चा फेल होता है। ठीक है, बच्चे के अंदर कभी भी आपको सीटेट के एग्जाम में कमी नहीं निकालनी है, सिस्टम के अंदर कमी होगी। ठीक है, बच्चे के अंदर कमी नहीं होगी, है ना। तो शिक्षकों के लिए शर्मनाक और अपमानजनक है नहीं, शिक्षकों के लिए भी ये बात शर्मनाक और अपमानजनक नहीं है, ये बात सिस्टम के लिए, पूरे के पूरे सिस्टम, पूरे के पूरे प्रणाली के लिए ही अपमानजनक बात है ना। छात्र और उनके माता पिता की क्षमताओं का प्रतिबिंब ये भी नहीं होगा। स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो सिस्टम है हमारा वही बच्चे को कहीं ना कहीं एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाया। ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाया, इसलिए जो बच्चा है वो असफल रहा, फेल हो गया, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्या रखा है, प्रश्न पूछना। तो इससे बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है। जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा देगा। बट हमसे पूछा क्या है कि सक्रिय जुड़ाव को कौन सा ऑप्शन बढ़ावा नहीं देगा। तो रटकर स्मरण, अब इसमें बच्चा एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, सिर्फ चीज़ों को रटता रहता है। ठीक है, वो खुद से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, खुद से
अपने ज्ञान का निर्माण कर ही नहीं रहा है, जो टीचर ने बता दिया उसी को सिर्फ रट रहा है ना। तो यही क्या होगा, सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा नहीं देगा। तो यही बात आपके यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कि हमसे पूछा ही गलत है। ठीक है, खोज विधि, तो जो बच्चा अन्वेषण करता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो बच्चे होते हैं अगर उनको आप प्रोजेक्ट वर्क दे दें, है ना, तो इससे बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखता है कि उस चीज़ का निर्माण वो खुद कर रहा होता है, उन चीज़ों के बारे में खुद जान रहा होता है। तो बच्चा कहीं ना कहीं डिस्कवरी लर्निंग कर रहा होता है। तो ये भी सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है, बच्चा सक्रिय होता है यहाँ पर। तो ये भी बात सही है, तो ये भी नहीं होगा। संवाद, जब बच्चा वाद विवाद करता है, डिस्कशन करता है आपस में, ठीक है, सहयोग से चीज़ों को सीखता है, तो ये भी सीखने का एक अच्छा तरीका होता है। बच्चे अपने संज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं उस टाइम। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछ रखा था। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर बच्चे को कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, बच्चा फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, ठीक है, फिर सही तरीके से चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो इसके लिए स्कूल का जो सिस्टम है वही जिम्मेदार होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वही बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। ठीक है, बच्चा वहाँ पर सीखने के लिए स्वतंत्र फील नहीं कर रहा है, या फिर बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तभी तो बच्चा चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर आपको सिस्टम के अंदर ही कमी निकालनी है। ठीक है, अपने शिक्षण पर चिंतन कीजिए, अपने स्कूल के माहौल पर चिंतन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों को सजा दें और बच्चे के माता पिता से कहें कि बच्चे को घर पर ट्यूशन लगाएं, सुनिश्चित करें। तो स्कूल फिर क्यों भेज रहे हैं जब ट्यूशन नहीं लगाना है तो, है ना। तो ये तो बात पूरी तरीके से गलत हो जाएगी आपका यहाँ पर। बच्चों को कम योग्यता वाले बच्चों के लिए बने एक अलग संकाय में स्थानांतरित कर दिया जाए। देखिए, बच्चे की योग्यता में कमी नहीं होती, हर एक बच्चा जो को सीखना चाहता है, क्यूरियस होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए तब, ठीक है, कि हर बच्चे के सीखने समझने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। कुछ बच्चे चीज़ों को अच्छी तरीके से एक ही बार में समझ जाते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो कि 2 से 3 बार चीज़ों को बताने में समझते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स होते हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अलग तरीके से बच्चों को चीज़ें बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये भी बात गलत है। बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाइए, क्योंकि कुछ समुदाय में बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते हैं। अब देखिए, बच्चे किसी भी समुदाय से आ रहा है, आप उसको क्लासरूम में सिखा सकते हैं अगर बच्चे के अकॉर्डिंग आप उसको चीज़ें प्रोवाइड करें, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हर एक बच्चा जो को सीख सकता है, चाहे उसका सामाजिक संदर्भ कुछ भी हो, है ना। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा सहज रूप से, ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे, कुछ अनुमान लगाए, तो यहाँ पर जो बच्चे की समझ होती है वो विकसित होती है। ये बात बिल्कुल सही दे रखा है, बट ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि पूछा क्या है, एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है। चर्चा के अवसर प्रस्तुत करे, तो जो बच्चे को चर्चा के अवसर देते हैं, वाद विवाद डिस्कशन के अवसर प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाता है, सीख पाता है, क्योंकि एक दूसरे के विचार को बच्चा वहाँ पर जान पाता है। ठीक है, छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनराउत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही बात आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, यही क्या है, सीखने की एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, सिर्फ चीज़ों को रिपीट एक तरीके से कर देगा, दोहरा देगा। ठीक है, तो उसमें बच्चे ने अपना दिमाग यूज ही नहीं किया, जो चीज़ें आपने लिख दिया उसी को ज्यों का त्यों मतलब बच्चे ने भी कॉपी कर दिया, है ना। तो इसमें बच्चे का दिमाग यूज ही नहीं हो रहा है, तो यही बात गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गलत है। निर्देशित खोज के अवसर देना, बिल्कुल सही बात है। जब आप बच्चे को डिबेट, खोज के अवसर प्रदान कर दें, ठीक है, अन्वेषण के अवसर प्रदान करते हैं, बच्चा प्रोजेक्ट वर्क करता है, ठीक है, फील्ड वर्क करता है, तो यहाँ पर बच्चा चीज़ों को सीख रहा होता है, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा होता है। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर हमसे सही नहीं पूछ रखा था, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, रजिस्ट्रेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। देखिए, जो भी बच्चे गलतियाँ करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अपनी गलतियों से ही चीज़ों को सीखते हैं, अपने संज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं। तो जो गलतियाँ होती है बच्चे को सीखने में हेल्प करती हैं, ये बात बिल्कुल। बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरीके से सीखते हैं, ये भी बात आपकी यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए, ये बात किसने कही है, आपके जीन प्याजे ने कही है। ठीक है, जो बच्चा होता है, वो जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, मतलब मान लीजिए एक बड़ा सा व्यक्ति है और एक जो छोटा सा कोई बच्चा है, ठीक है, मतलब इमेज में सही से यहाँ पर बना नहीं पा रही हूँ, फिर भी देख लीजिएगा। ठीक है,
तो जो एक बड़ा व्यक्ति है और एक जो छोटा सा बच्चा है, इसके सोचने समझने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बाकी जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो सेम ही होती है। यानी जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, बट आप किसी अलग कार्य के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, अपने घर के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच सकते हैं। बट एक जो छोटा बच्चा, आप खुद सोचिए कि वो किसके बारे में सोच सकता है, अपने खिलौनों के बारे में सोचेगा, है ना, अपने दोस्तों के बारे में सोच सकता है, अपने चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है। तो जो सोचने के तरीके होते हैं ये अलग अलग होते हैं वयस्क व्यक्ति के और छोटे बच्चों के, ठीक है। बट जो मात्रा होती है, जितना आप सोचते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। ये बात कहते हैं आपके जीन प्याजे। तो बातें तो यहाँ पर दोनों ही सही दे रखी हैं, ठीक है, बट ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बच्चे के त्रुटियों की, ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है बच्चे के सीखने की, है ना। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं अपनी अपनी जगह, है ना, बट एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, इससे रिलेशन ही नहीं, क्योंकि ये बात कही है आपके जीन प्याजे में और यहाँ पर बात हो रही है त्रुटियों की, गलतियों की, है ना। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों ना करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे होते हैं उनको सिर्फ फर्स्ट ही आना रहता है, चाहे वो चीज़ों को रटें, कुछ भी करें, ठीक है, या फिर नकल करें या फिर मतलब बेईमानी करें, कुछ भी करें, लेकिन उनको क्लासरूम में फर्स्ट आना है, यानी प्रदर्शन अच्छा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो उसका सीखने पर फोकस होता ही नहीं है, उसका सिर्फ किस पे फोकस होता है? उसका नंबर पे फोकस होता है। कैसे भी करके क्लासरूम में अपनी एक इमेज बनानी है कि अच्छा ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसके नंबर जो सबसे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का सीखने पर फोकस होता ही नहीं, उनका अपने स्किल्स पे फोकस नहीं होता है, सिर्फ नंबर पे फोकस होता है, प्रदर्शन पे फोकस होता है, दिखावे पे फोकस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेहा है वो किस प्रकार के लक्ष्य को तय कर रही है? ये प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य को तय कर रही है। जिसमें बच्चा होता है इसका सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस रहता है कि मैं कितना अच्छा कर जाऊँ, ठीक है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है ये बाहरी रूप से भी प्रेरित होता है, ठीक है, आंतरिक रूप से भी प्रेरित होता ही नहीं है। किसी बाहरी रिवार्ड के लिए सीख सकता है, नंबर के लिए सीख सकता है, ठीक है, बट सीखने पर फोकस होता ही नहीं है। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट होता है वो क्या होता है? महारत उन्मुखी लक्ष्य। यहाँ पर बच्चे का ध्यान मास्टरी पे होता है, मैं कितना ज़्यादा चीज़ों को सीख जाऊँ, मेरे स्किल्स कितनी अच्छे हो जाए, ठीक है। इसका ध्यान नंबर पर होता ही नहीं है, नंबर चाहे जितने आए, ठीक है, बट मुझे चीज़ों को सीखना है, अच्छी तरीके से बेहतर करना है कुछ, है ना। तो इस वाले बच्चा क्या होता है यहाँ पर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, क्योंकि इसका ध्यान सीखने पर रहता है। और जब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख जाते हो तो नंबर तो अपने आप ही आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें बच्चा आंतरिक रूप से भी प्रेरित होता है, ठीक है, उसका ध्यान साथ ही साथ किस पे होता है? सीखने पर होता है, नंबर पे नहीं होता है। बट जो परफॉर्मेंस वाला बच्चा होता है, जो प्रदर्शन वाला बच्चा होता है, इसका ध्यान सिर्फ नंबर पे ही होता है। तो यहाँ पर जो नेहा है वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी? प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य वाले में, ठीक है। कार्य परिहार लक्ष्य, ठीक है, यानी कि वर्क अवॉइडेंस गोल्स, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। असफलता स्वीकार लक्ष्य। अब देखिए जो फेलियर एक्सेप्टिंग गोल्स होता है, इसमें क्या होता है? बच्चा सिर्फ बच्चे को डर लगा रहता है कि मैं कैसे भी करके मैं पास हो जाऊँ, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कि अभी ये डर लग रहा होगा कि बस सीटेट में मेरे 90 नंबर आ जाएँ, ठीक है। सिर्फ फेलियर से बचने के लिए वो लोग सीटेट का एग्जाम देते हैं कि अच्छा कैसे भी करके बस मेरे 90 नंबर आ जाएँ, बाकी कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 90 नंबर आ जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो बच्चे होते हैं ये भी कहीं ना कहीं गलत होता है, क्योंकि ऐसे में देखिए होता क्या है कि जितना आप गोल बनाएंगे, है ना, उससे कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर कमी आ जाते हैं, आपके ज़्यादा ही नंबर कम आ सकते हैं। तो इसलिए जो आपका गोल है ये हमेशा हाई का रखिए, 120+, 130+, ठीक है। आपका ध्यान बस सिर्फ सीखने पर होना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए, सीखी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर अपने आप ही बेहतर हो जाएंगे। तो जब आप ज़्यादा गोल रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे, तभी आपके 90 नंबर आ पाएंगे। जब आप गोल ही 90 नंबर का रख रहे हैं तो फिर आपके एग्जाम में कैसे उतने नंबर आ पाएंगे? आप खुद सोचिए, है ना। तो ये वाला भी क्या होता है? गलत होता है एक तरीके से। और इन तीनों कैटेगरी के अंदर बच्चे आते ही हैं, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेहा है उसका तो ध्यान सिर्फ मतलब क्लास में प्रथम आने पर है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब आप भय डर में रहेंगे तब क्या चीज़ों को सीखना चाहेंगे? आपका सीखना सुगम होगा? नहीं होगा, है ना। क्रोध में आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। खुशी, हाँ ये बात यहाँ पर सही दे रखी है। जब आप खुश होते हैं, मतलब आपको लगता है कि आप अंदर से हैप्पी हैं, तो आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं, आपको सीखने में मज़ा भी आता है ना। तो यहाँ पर यही पूछ रखा है कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। तो जब हम हमारी जो हैप्पीनेस होती है, जो हमारी खुशी होती है, यही हमारे सीखने को सार्थक बनाती है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चिंता, है ना। जब आप चिंता में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन रहती है आपके पास, तो क्या आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं? नहीं सीखना चाहते। इसलिए कहा जाता है जो इमोशनली होता है, जो हमारा संवेगात्मक विकास होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर बच्चा इमोशनली रूप से अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं, है ना,
वो सबसे ज़्यादा इमोशनली रूप से ही वीक हैं, है ना। जो पेरेंट्स है ना ही बच्चों के इमोशंस को समझ पा रहे हैं, है ना, या फिर जो टीचर है वो भी बच्चों के इमोशन को नहीं समझ पा रहे हैं और बच्चा चीज़ों को फिर सीखना ही नहीं चाह रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रह रहा है, ठीक है, बहुत तमाम तरीके की जो टेंशन होती है वो उसको ले रहा है, फिर चीज़ों को सीखना ही नहीं चाह रहा है ना। तो ये जो भावनाएँ होती हैं बच्चे को सीखने को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए एज ए पेरेंट्स के रूप में कि बच्चा किस डायरेक्शन में चीज़ों को सीख रहा है, कहाँ पर उसका ध्यान है ना। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तभी जो है एक बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, समझ पाएगा कि भावनाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं सीखने को, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। अब देखिए जो विकास है माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारे मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलता रहता है। तो ये प्रक्रिया बचपन तक सीमित है, ये बात कहना यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर ठीक है। तो बचपन तक नहीं सीमित होती है, ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट इन दोनों में दे रखा है, ठीक है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल सही दे रखा है। इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, नहीं माँ के गर्भ से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। तो थर्ड भी नहीं होगा आपका, फर्स्ट भी नहीं होगा। तो सेकंड और फोर्थ आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। इसकी शुरुआत गर्भाधारण के समय होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, स्कूल की बच्चे के समाजीकरण में क्या भूमिका होती है, ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो स्कूल होता है समाजीकरण का क्या होता है, द्वितीय कारक होता है, सेकेंडरी एजेंसी होता है। क्योंकि जो पहला समाजीकरण का कारक होता है वो क्या होता है, फैमिली, परिवार से ही बच्चे जो है चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तुरंत ही परिवार के सदस्य जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं बच्चे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अरे मेरा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर जो समाजीकरण का पहला कारक होता है वो क्या होता है, फैमिली, परिवार, ठीक है। बट जो दूसरा कारक होता है वो क्या होता है, स्कूल, मीडिया, संस्कृति। इसके में अनेक कारक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर स्कूल के बारे में ही पूछ रखा है कि स्कूल की जो है बच्चे के समाजीकरण में कैसी भूमिका होती है, द्वितीयक एजेंसी के रूप में, सेकेंडरी सोसाइटी के रूप में भूमिका होती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तृतीयक समाजीकरण नाम की कोई संस्था नहीं होती, प्राथमिक समाजीकरण आपका होता है, ये क्या होता है, परिवार, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। हालांकि कई बार आपने जो क्वेश्चन में मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। अब देखिए जीन पियाजे उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। ये क्या कहते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, एक्टिव होकर के चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, निष्क्रिय नकल के माध्यम से। देखिए निष्क्रिय नकल जैसे वर्ड की बात ही नहीं करते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको निष्क्रिय वर्ड देखने को मिले, नकल देखने को मिले, है ना, आप उस ऑप्शन को देखते ही कट कर दीजिएगा। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो जीन पियाजे जो कि क्या कहते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है, खुद कुछ एक्टिविटी करके चीज़ों के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुकूलन, कंडीशनिंग की बात कौन करता है, BF स्किनर करते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। पुरस्कार और दंड द्वारा, देखिए जो पुरस्कार और दंड जैसी जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं बच्चे को सीखने का निगेटिव रूप से प्रभावित करती हैं, है ना। ये आपके एग्जाम के लिए निगेटिव वर्ड होता है कि जब आप बच्चे को बार बार पुरस्कार देते हैं, दंड देते हैं, फिर बच्चा पुरस्कार के लिए चीज़ों को सीखना चाहता है या फिर दंड से बचने के लिए चीज़ों को सीखना चाहता है, उसका सीखने में फोकस ही नहीं रहता है, ठीक है, उसका फोकस सिर्फ पुरस्कार पर रहता है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, ये आपके एग्जाम के लिए निगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पाठ का उदाहरण है, ठीक है। बारंबार अभ्यास, देखिए जो स्कैफोल्डिंग वर्ड है जिसको हिंदी में मचान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर ढांचा के नाम से भी जानते हैं, या फिर आलंबन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर नए नए वर्ड देखने को मिल सकते हैं हिंदी में। हालांकि ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ रखे हैं, बट इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही नाम देखने को मिलेगा, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बारंबार अभ्यास की बात नहीं करता, उसको दिया किसने था, लेव वाइगोस्की ने दे रखा है, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। नकारात्मक रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करता है। उद्दीपन प्रतिक्रिया का बात कौन करते हैं, BF स्किनर करते हैं, ठीक है। ये किसकी बात करता है, जो स्कैफोल्डिंग, ये कहता है कि बच्चों को आप आधा हल किया हुआ एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। आधा हल किया हुआ एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि बच्चे को संकेत प्रोवाइड करने की बात करते हैं, इशारे, हिंट देने की बात करता है, ठीक है। ऐसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप उसको आधा क्वेश्चन ही सॉल्व करके दे दीजिए, ठीक है। तो बच्चा वहाँ पर अपने संज्ञान का निर्माण करेगा, खुद कुछ जो है सोचेगा, थिंकिंग करेगा, ठीक है। फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि आपने आधा पहले से ही सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पर बच्चे को क्या होगा, बच्चे के लिए ईजी हो जाएगा चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। बच्चा संकेत के माध्यम से चीज़ों को सीख पाएगा, क्योंकि बच्चे को आपने पहले संकेत इशारे दे रखे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।